अवश्य हम सबके बीच में प्रस्तुत करेंगे श्री रमेश भट्ट जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जब मैंने उनसे निवेदन किया उन्होंने उसे सहज स्वीकार कर लिया, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी का भी, आप यकीन मानिए आप विधानसभा में भी साथ नहीं बैठते, लेकिन सहयोग देखिए आप आज साथ बैठे। तो आप मानेंगे जो ये देवी देवताओं की हम बात कर रहे हैं, हम देवभूमि कहते हैं, ये इसका ही असर है कि राजनीति भूलकर भी लोग एक मंच में आकर इस तरह के कार्यक्रमों में जुट जाते हैं, और ये बड़ा अच्छा मौका होता है यकीन मानिए। और यहाँ पर मंच में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्यारे स्वजन, मुझे ये मौका मिला आप सबके सामने अपनी बात रखने का, मेरे लिए बड़े गौरव की ये बात है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा हृदय कहीं ना कहीं इस राज्य में कुछ कस गुजरने के लिए हमेशा ललायित रहता है। और किसी स्कॉलर ने कहा था कि अगर किसी समाज और किसी देश की सभ्यता को अगर आपको खत्म करना है, उसे नष्ट करना है, तो आप उसकी संस्कृति पे हमला कर दीजिए। और हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के लाते 28 राज्यों को यह हक हासिल नहीं है, केवल उत्तराखंड को यह हक हासिल है। तो आप कितने भाग्यशाली लोग हैं, जरा अनुमान लगाइए कि आपको जीवन मिला है, आपको पैदा होने का मौका मिला है इस देवभूमि उत्तराखंड में। और यही कारण था, देखिए यही कारण था जब ये प्रयोजन सामने आया तो मैं स्वयं इस प्रयोजन के साथ जुड़ गया, और मैंने कहा ये प्रयोजन तो आगे चलते चाहिए, इसमें रुकने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रयोजन अब आगे बढ़ते जाने चाहिए। राणा जी, उनके साथ जितने भी आर्टिस्ट लोग लगे, उनका कॉन्सेप्ट था, उनका विजन था, लेकिन एक चुनौती तो होती है मित्रों, अगर फिल्म डायरेक्टर जो है वो फिल्म की स्क्रिप्ट लिख देता है, वो गाने लिख देता है, वो पिक्चराइजेशन अपनी कल्पना में ले आता है, तो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, कहते हैं फंड्स कहां से आएंगे साहब? फंड्स भी तो जरूरी हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री नंदा वल्लभ भट्ट जी का कि लोग तो आज शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं, लोग आज जमीनों पे पैसा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे कार्य के लिए अपनी ओर से जो भी कार्य किया, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। लेकिन मित्रों, अब सवाल ये है कि आज आजादी के 65 साल के बाद और उत्तराखंड के 13 वर्ष बनने के बाद ये मौका है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर बैठी हुई हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर बैठे हुए हैं, और जनप्रतिनिधि आपके यहां पर बैठे हुए हैं। मित्रों, ये चिंतन का मौका है कि हम 13 साल में कहां पहुंचे हैं, क्या हमने वो अचीवमेंट करी जिसके लिए इस राज्य के लिए कई लोगों ने प्रदर्शन किए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। सपना सिर्फ एक था, एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण हो जहां लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करें। लेकिन कहां है वो सम्मान? वो सम्मान नहीं है। मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूं, हमारे देश में और प्रदेश में माइग्रेशन आज भी एक बड़ी समस्या है। राज्य सरकार का सर्वे यह कहता है कि 35% लोग राज्य से बाहर रोजगार की तलाश में गए हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 80% लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो कहां हुआ है साहब उत्तराखंड का विकास, कोई बताए? और ये आपका आंकड़ा कहता है, और फिर प्लानिंग कमीशन में जाकर आप रोना रोते हैं कि साहब हमें एक्सेसिव फंड दीजिए क्योंकि हमें विकास करना है। आप यकीन मानिए, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरी तो रातों की नींद चली जाए। जिस तरह के फैक्ट एंड फिगर्स में देख रहा था, हमारे 2 जिलों की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पौड़ी और अल्मोड़ा की, वो नेगेटिव में चली गई है। जो नेशनल एवरेज है वो 17% का है, जो राज्य का एवरेज है वो 5% का है, और ये -173 और -152 में ये ग्रोथ रेट चली गई है। आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, देशों से लगा हुआ है। सिक्योरिटी एक अलग चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी। रोजगार, 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2001 से अब तक हुआ है, केवल 2 लाख लोगों को हम रोजगार दे पाए हैं, और उस रोजगार में आप डिस्कस कर सकते हैं कि यह एक क्वालिटी रोजगार आप अपने युवाओं को दे पाए हैं। ये कहा था जब मैनिफेस्टो तैयार हो रहा था कांग्रेस का, मुझे याद है कि हमें इस तरह के कार्यक्रम को प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए। ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत,
यहाँ की चीजों को संरक्षित कर सके, भूमि कहलाते हैं। लेकिन जब आप इनको संरक्षित नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मित्रों, चुनौतियां बहुत हैं। निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के लिए मिटे ना ये केसू। इसलिए आप सबको, क्योंकि सरकार तो एक भूमिका निभाती है, उसको इंप्लीमेंट करती है, लेकिन जागरूक करने का, जागते रहो का मंत्र तो आप लोग देते हैं, और डेमोक्रेसी में तो आप ही सर्वोपरि हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। मैं बताऊं, जब मैं उत्तराखंड के सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल को पढ़ रहा था तो कई चौंकाने वाले आंकड़े मेरे सामने आए, और मुझे कहीं ना कहीं ये अफसोस हुआ कि साहब 13 साल में फिर हमने अचीवमेंट क्या की है। हम तो कहते हैं कि हमारा राज्य 11% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं कि साहब हमने काफी लोगों को रोजगार दे दिया है, हमारे यहाँ 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है, लेकिन हमारे 308 गांव वो सिस्मिक जोन पे हैं, यानी भूकंप आएगा उनका क्या होगा आपको मालूम भी नहीं है। क्या उसकी हमारी तैयारी है? ये मौका संस्कृति का है, लेकिन यहाँ पर दो महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हैं जो आपके लिए नीतियां तैयार करते हैं, जो आपके मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं। ये चैलेंजेस को हमें स्वीकार करना होगा। अब कल मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम किस तरह का काम कर रहे हैं, जरा देखिए। कल मैं जब यहां से नैनीताल से भीमताल की ओर जा रहा था, चलो मैंने कहा डांट चलते हैं, जब मैं वापस लौट रहा था तो आप यकीन नहीं मानेंगे 37 लोग मुझे शराब से झूमते हुए रास्ते में मिले। और एक दृश्य तो मैंने ऐसा देखा कि एक बेटी और एक पत्नी अपने पिता को उठा के ले जा रही है, और हमारी नीतियां ऐसी हैं कि हम शराब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इसका टाइमिंग बढ़ा दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा दुकान खोलिए। ऐसी नीतियां इस प्रदेश को नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी नीतियों की बात कर रहा है तो इस प्रदेश को ऐसी शराब की नीतियां नहीं चाहिए, इनको बंद करना चाहिए। और तर्क देते हैं आप कि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हम रेवेन्यू लॉस कर जाएंगे अगर हम इसको बंद कर देंगे। अरे साहब आप देखिए, परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, उनके सामने आपका रेवेन्यू लॉस कुछ नहीं मांग रखता। अगर आप ईमानदारी से अपने लिए काम करें तो आपको रेवेन्यू लॉस तो होगा ही नहीं। बैठिए, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो एक महत्वपूर्ण काम तो जरूर कर सकती है। मैम, ये जो कल्चरल फंक्शन हमने आयोजित किया है, मैं चाहता हूँ आपके पास वो कलम है, अगर एक फाइल को अगर आप साइन न करें तो प्रदेश में काम ही होना बंद हो जाएगा। तो आप एक कल्चरल फंड जो है इस प्रदेश के लिए बनाइए, और इस तरह के जो आयोजन है, इस तरह के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे कलाकार हैं वो मुंबई जाएं, उनका स्वागत है, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार जो यहाँ रह के काम करना चाहें उनको हम किस तरह से रोजगार दे सकते हैं। यकीन मानिए, ये जो सुफल हैजाया बनी है इसमें किसी को कुछ नहीं मिला, सबने अपना टाइम दिया, सबने सोशल वर्क किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे हमारी जनरेशन, जब आने वाली जनरेशन सामने आए, उनको ये मालूम हो कि केवल उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यही नहीं, उनको ये भी मालूम हो क्योंकि यहाँ देवताओं का निवास है। कोई तो शक्ति है इस उत्तराखंड को जो विदेश से भी लोग हैं अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अब ये चैलेंज हो जाता है मित्रों हमारे नीति निर्माताओं के सामने कि वो किस तरह का विजन, किस तरह की पॉलिसी और आपके भविष्य का किस तरह से निर्माण करती है। अगर ये विजन, ये पॉलिसी, ये निर्माण अगर अभी नहीं हुआ तो आप यकीन मानिए जो सोच हमारी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर थी वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। 1 करोड़ की आबादी है हमारी, 1 करोड़ की आबादी में क्या हम गवर्नेंस नहीं ला सकते? क्या हम लोगों के लिए रोजगार इकट्ठे नहीं कर सकते? क्या हम पावर जनरेशन नहीं बढ़ा सकते? हमारे यहाँ 27,000 मेगावाट का हमारा एबिलिटी है, लेकिन हम कितना जनरेट कर पा रहे हैं? 3,617 मेगावाट। कौन आएगा आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विजन। मुझे याद है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, यहाँ अजय बर्जी साहब भी है, आप जेंटलमैन आदमी मुझे कहना चाहिए। हमेशा आप भी, मैं जब भी आपसे डिस्कस करता हूं आप उत्तराखंड के लिए बात करते हैं। मैडम यहाँ पर मौजूद है, आपको याद होगा 2002 से 2007 का वो दौर, जब आपको सड़कों के मामले में कम से कम उत्तराखंड सबसे चमकता दमकता दिखाई देता था, लेकिन आज वो चमकाहट कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है। ऐसा क्यों? विजन की कमी है, इंप्लीमेंटेशन की कमी है, राइट पर्सन शुड हैव द राइट पोस्ट, उसकी कमी है। तो ये चैलेंजेस तो अब आने वाले समय में हमारे सामने रहेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से ज्यादा आपकी तो जिम्मेदारी है ही, क्योंकि के लिए मैं हमेशा सोचते रहता हूँ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ
कि हमारे घर से बाथरूम से छोटे कमरे में हमारे भाई बंधु रहते हैं दिल्ली में, मैंने ये अनुभव किया है, मेरा हृदय पीड़ा से भर उठता है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो यहां रोजगार नहीं पा सकते। आपके 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ में जा रहे हैं, और आपके सामने चैलेंज ये होगा कि जो उद्धव सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, यहां ज्यादातर लोग आ जाएंगे तो आपके पास लैंड ही नहीं बचेगी। तो इन सब चीजों को आपको सामने रखना होगा। ज्यादा समय में नहीं लूंगा, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि कौन कौरव पांडव कौन, टूटा सवाल है। देखिए ये वास्तविकता है, इससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। कौन कौरव पांडव कौन? और यकीन मानिए, मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बैठ के भी ये सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से पूछने की हिम्मत न सिर्फ रखता हूं बल्कि पूछता हूं। अगर ये गलत है तो गलत है, इससे डरने का कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कौन कौरव कौन पांडव, टूटा सवाल है मित्रों, क्योंकि दोनों ओर शकुनी का कूच है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है, कोई राजा बने, रंग को तो रोना है, रंग को तो